लास्ट कक्षा में हम लोगों ने राजस्थान का जिला प्रशासन देख रहे थे हम लोग, है ना। और जिला प्रशासन में हमने कहाँ तक देख लिया था, संरचनाएं देख ली थी हमने जिले की। राजस्थान जब बना था 1956 में, तब कितने जिले थे हमारे पास? जब हमारे पास 25 जिले थे, और 26वां जिला हमने 1 नवंबर 1956 को जो था अजमेर मेरवाड़ा, उसको डिक्लेयर कर दिया था। ठीक है। उसके बाद वर्तमान में जिलों की संख्या कितनी है हमारे पास? अभी 41 है। कितने संभाग है हमारे पास? 7 संभाग है। सातों संभागों के नाम आपको अच्छे से आना चाहिए। उसमें होमवर्क मिल गया था आपने, आई होप करा होगा तो वेल एंड गुड है, नहीं करा है तो कोई नहीं, करना चाहिए, होमवर्क करना चाहिए आप लोगों को। उसके बाद हमने जिले की न्याय व्यवस्था को पढ़ा था हमने। न्याय, जिले के ऊपर सबसे सर्वोच्च जो न्यायिक अधिकारी होता है वो कौन होता है? जिला न्यायाधीश होता है। ठीक है। और जिला न्यायाधीश को हम 2 भूमिकाओं में देखते हैं। जब वो सिविल मामले देखता है तो हम उसको जो है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? जिला न्यायाधीश। और जब वो आपराधिक मामले देखता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? सत्र न्यायाधीश बोलते हैं। इसके बाद जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है, और उच्च न्यायालय की सलाह से होता है। जिला न्यायाधीश जो है न्यायिक संरचना उच्च न्यायालय के अधीन रह के कार्य करता है। इसमें एक सेवा भी आती है RJS, राजस्थान जुडिशरी सर्विस, राजस्थान न्यायिक सेवा। फिर हमने आपको स्ट्रक्चर बता दिया कि सबसे बड़ा न्यायालय कौन सा होगा जिले में, और सबसे छोटा कौन सा होता है। ठीक है, प्रथम श्रेणी के इन सब के। यहाँ तक हमारी न्यायालय की जो संरचना है वो कंप्लीट हो जाती है। और आपको ये भी याद रखना है कि जितने भी ये सभी न्यायालय हैं, यहाँ पे एक लाइन और ऐड करिएगा, समस्त जिला न्यायालय, जिला न्यायालय राजस्थान, राजस्थान उच्च न्यायालय, राजस्थान उच्च न्यायालय, और उच्चतम न्यायालय, न्यायालय के संदर्भ में, के संदर्भ में अधीनस्थ न्यायालय कहलाते हैं। अधीनस्थ, अधीनस्थ न्यायालय कहलाते हैं, कहलाते हैं। इसका क्या मीनिंग हुआ कि हमारे जिले में जितनी भी छोटी कोर्ट्स हैं और उनका कोई भी डिसीजन है तो उसकी अपील कहाँ की जा सकती है? हाई कोर्ट में की जा सकती है। और हाई कोर्ट की अपील कहाँ की जा सकती है? सुप्रीम कोर्ट। लेकिन आपको ये याद रखना, केवल राजस्थान उच्च न्यायालय में की जा सकती है। ऐसा नहीं है कि आप पंजाब उच्च न्यायालय में राजस्थान न्यायालय के डिसीजन को लेके चले जाएंगे, है ना, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है। हाँ, उसकी 2 पीठें, लेकिन हमारा उच्च न्यायालय हमारा टॉपिक नहीं था, हमारा जिला न्यायालय। तो प्रत्येक जिले में क्या होते हैं? एक न्यायालय होता है। ठीक है। लेकिन 41 जिलों के अनुसार अभी 41 न्यायालय है क्या वर्तमान में? नहीं है, अभी नहीं है। अभी तो कितने हैं जितने पहले थे? हाँ, 38 है वैसे, ध्यान रखना। चलिए, अब अगला टॉपिक आता है हमारे पास हमारे सिलेबस का। आप भी इसी एग्जाम्स की प्रिपेयरिंग कर रहे हैं या दूसरे एग्जाम्स के? तो आप लेट नहीं हो? अच्छा, चलो कर रहे हैं ना आप। अब हमारा पॉलिटिकल के अंदर दूसरा टॉपिक आ रहा है जिसका नाम है जिला स्तर पर पुलिस प्रशासन। ठीक है, हेडिंग लीजिएगा, पुलिस प्रशासन। पुलिस प्रशासन, ये हमारा एक टॉपिक है। मुश्किल नहीं है, बहुत आसान सा है। ठीक है, कि पुलिस प्रशासन सब जानते हैं पुलिस कौन होता है, क्या करता है। लेकिन हमको स्ट्रक्चर देखना है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सबसे बड़ा कौन होता है और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सबसे छोटा कौन होता है। स्टेट लेवल पे सबसे बड़ा कौन होता है? बताइए जरा, स्टेट लेवल पे सबसे बड़ा कौन होता है? स्टेट लेवल पे DGP होता है। ठीक है, डायरेक्टर, हाँ, डायरेक्टर ऑफ पुलिस। ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ पे महाअधीक्षक की जो सेवाएं हैं वो 2 ही जिलों के अंदर हैं, एक जयपुर नगर निगम में और एक जोधपुर नगर निगम में। बाकी सब में SP से हमारा काम चल जाता है। ठीक है। तो जिला पुलिस प्रशासन की जब बात करें तो सबसे ऊपर,
हाँ लेकिन दो हैं कमिश्नर, दो कमिश्नर हैं। कमिश्नर प्रणाली जो है हमारे पास जोधपुर और जयपुर में, ठीक है। जिले स्तर पे जो सबसे ऊपर आता है उसका नाम होता है पुलिस अधीक्षक। पुलिस अधीक्षक, इसी को हम किसके नाम से जानते हैं? सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस। जिले में पुलिस प्रशासन का सबसे सर्वोच्च अधिकारी कौन है? एसपी साहब है। एसपी से नीचे कौन आते हैं? हाँ डी है, डिप्टी, डिप्टी पुलिस। हाँ, इनके बाद जो आते हैं उनका नाम आता है अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, इनको बोला जाता है डिप्टी एसपी। डिप्टी एसपी, डिप्टी एसपी से नीचे कौन आता है? अरे डिप्टी एसपी से पहले आएगा हमारे पास असिस्टेंट सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, फिर आता है, फिर ऊपर आता है। हाँ, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक तो है, सहायक नहीं आता है। इसको बोला जाता है एएसपी, एएसपी। हाँ, इसके नीचे आते हैं जो अब आपने बोला, ठीक है, डिप्टी उप पुलिस अधीक्षक, उप पुलिस अधीक्षक, इन्हें बोला जाता है डिप्टी, डिप्टी एसपी, डिप्टी एसपी। लेकिन सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है? एसपी साहब हैं, ठीक है। और ये पुलिस प्रशासन जो है ये कैसी है? ब्यूरोक्रेट सर्विस है। ब्यूरोक्रेट्स मतलब कि ये नौकरशाह प्रणाली है, ये है ना, इसमें चुनाव वगैरह से नहीं जाएंगे, सब एग्जाम देके जाएंगे। इसके नीचे कौन आएगा? सर्किल सीआई आएगा, बिल्कुल सही बात है, बहुत पावरफुल होता है ये भी। हाँ जी, थाना अधिकारी जिसको बोलते हैं हम। सर्किल निरीक्षक है, वृत्त अधिकारी बोलते हैं, वृत्त अधिकारी। सर्किल निरीक्षक ही बोलते हैं उसको, सीआई बोलते हैं। सर्किल निरीक्षक, सीआई साहब बोलते हैं इनको। बहुत पावर होती है इनमें भी। कोई भी केस हो तो सबसे पहला कॉल थाना अधिकारी को ही करना पड़ता, तब जाके मामला में जो समझौता जो कुछ होता है। इनके नीचे कौन आते हैं? इनके नीचे आते हैं इंस्पेक्टर साहब। इनके नीचे आते हैं निरीक्षक, यानी कि इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर के नीचे कौन आएंगे अब? इंस्पेक्टर नीचे असिस्टेंट, इसके ऊपर या नीचे? एएसआई आएंगे। कौन आएगा? एएसआई आएंगे। देखो आप यहां से पकड़ लो इसको, एएसआई आ जाएंगे, ठीक है। हाँ, एएसआई आ जाएगा। हाँ, सीआई नहीं, सीआई तो अपना सही है, एएसआई आएगा। यहां पर आएगा अब उप निरीक्षक, उप निरीक्षक। उप निरीक्षक आएगा, सहायक वाला आएगा, अतिरिक्त, अतिरिक्त वाला आएगा। एएसआई हो गया, हाँ इसको सही करते हैं। ये होगा अतिरिक्त, जिसको बोला जाता है एएसआई, एएसआई। अब इसके नीचे कौन आएगा आपके सामने? हेड कांस्टेबल। सब इंस्पेक्टर बोलते हैं ना, वैसे सब इंस्पेक्टर भी तो आता है इसके अंदर। इसके नीचे ये वाला, ये ऐसा ही, सब इंस्पेक्टर भी यही होता है। चलो ठीक है, लेकिन इनके बाद में लास्ट में कौन आता है हमारे यहाँ पर?
गलत जवाब। हेड कांस्टेबल आता है। हेड कांस्टेबल के बाद कौन आता है? सिपाही आता है। हाँ, कांस्टेबल, कांस्टेबल उसको तब बोलते हैं जब वो किसी थाने में अपॉइंट है, उसकी पोस्टिंग अगर है तो वहां हम उसको कांस्टेबल बोलेंगे। हाँ, कांस्टेबल मतलब जो कोस्ट को गार्ड कर रहा है, जो कोई किसी जगह जगह की जो है चौकसी कर रहा है, वो कांस्टेबल होता है। बाकी तो क्या है, सिपाही है। अभी जैसे बटालियन में अगर कोई बंदा खड़ा है तो उसको कांस्टेबल थोड़ा ना बोलो, उसको क्या बोलोगे? सिपाही। रोड पे अगर कोई बंदा खड़ा है, पुलिस वाला खड़ा है, तो आप उसको क्या कांस्टेबल थोड़ा ना बोलोगे, उसको क्या बोलोगे? सिपाही खड़े हैं, वो सिपाही होता है। तो सबसे छोटे रूप पे सिपाही आते हैं और सबसे ऊपर। अच्छा, इनके पास इनका सबसे मेन काम क्या है? पुलिस पुलिस प्रशासन का मेन काम क्या है? हाँ, केवल कानून व्यवस्था बनाए रखना। बस यही होता है क्या? और भी कोई होता हो तो बताओ। चलो, ये तो मैंने आपने लिख दिया, कानून व्यवस्था। इसके अलावा क्या होता है? इनका जो सबसे मेन काम होता है ना, वो ये नहीं हो के ये वाला काम होता है। कानून का पालन करवाना। कानून जो भी बनते हैं उसका पालन करवाने की सबसे मेन जिम्मेदारी किसकी है? पुलिस प्रशासन की है। ठीक है। इसके अलावा जो कानून, जो इनके कार्य होते हैं, वो छोटे छोटे काम होते हैं। सुरक्षा, बनाए रखना। ठीक है। और इसके लिए क्या करते हैं? लॉ एंड ऑर्डर को क्रियान्वित करना। क्रियान्वित। लॉ एंड ऑर्डर मतलब क्या होता है? उच्च अधिकारियों ने जितने भी आदेश दिए हैं उनको बिना किसी ना नुकर के या बिना किसी एक्सक्यूज के उसको पालन कराना है। अगर एक अधिकारी ने बोल दिया कि डंडे मारो, तो उसको डंडे मारना है, उसको ये सोचना नहीं है कि सामने कौन खड़ा है। हाँ, बस उसको लॉ एंड ऑर्डर फॉलो करना है उसको। अगर भीड़ सामने है कि भीड़ हटाओ, तो मतलब हटनी चाहिए, कैसे भी हटे वो। ये लॉ एंड ऑर्डर होता है। थाने का सीआई भी होता है, थानाधिकारी भी होता है। ये तो प्रमोशन बेस होती हैं चीजें। ठीक है। अगला जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारा फाइनल टॉपिक है, उसका नाम है आरटीई, आरटीआई, सूचना सूचना का अधिकार। बिल्कुल, सूचना का अधिकार। पूरा नाम लिखना है इसका, सूचना का अधिकार अधिनियम। बिल्कुल, अधिनियम 2005, ये तो इसका पूरा नाम है। अब हम इंफॉर्मेशन शुरू करते हैं जहां से हमारे काम की है। ठीक है। होता है क्या है, सूचना का अधिकार जो सबसे पहले कहाँ लागू किया जाता है पूरे वर्ल्ड में? स्वीडन में 1776 के आसपास जो है, 1776 में सर्वप्रथम स्वीडन में आरटीआई लागू हुआ। ठीक है। ये तो इसका इतिहास है, इसका बेस है। लेकिन राजस्थान में इसका जो उत्पत्ति वो कैसे मानी जाती है? हमारे यहाँ की एक आईएएस अधिकारी थी जिनका नाम है अरुणा रॉय। अरुणा रॉय, हाँ हाँ, ब्यावर। 1990 में वहां पे उन्होंने एक पार्टी बनाई थी, मजदूर स्वतंत्र संगठन पार्टी। और उस पार्टी ने ही सबसे पहले हल्ला बोला था कि हमें जो है सूचना मिलनी चाहिए कि हम जो काम कर रहे हैं वो क्या है, कितना मेहनताना है, वगैरह वगैरह।
पूरे भारत में इस तरह का 1990 में कोई कानून नहीं था, ठीक है। उसके बाद 1996 के आसपास, 2000 के आसपास राजस्थान सरकार ने उनको एक इजाजत दे दी, एक अध्यादेश जारी हो गया 2000 के आसपास कि हम पंचायती राज में जितने भी कानून, क्योंकि ब्यावर में क्या लगती है, नगर पालिका लगती है, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र लगता है, तो पंचायती राज के अंदर ये सिस्टम लागू कर दिया कि जितने भी कार्य हो रहे हैं उनकी सूचना हम क्या दे देंगे, मांगने पर आपको दे देंगे। अब धीरे धीरे ये इंफॉर्मेशन पहुंची कहां पे, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2005 के अधीन ये अधिनियम बनाया 2000 के आसपास, और 12 अक्टूबर 2005 को राष्ट्रपति ने इस पे क्या कर दिए, हस्ताक्षर कर दिए। और राष्ट्रपति ने जैसे ही हस्ताक्षर कर दिए, ये जो अधिनियम था ये क्या बन गया, कानून बन गया, ठीक है। तो हम पहले भारत के संदर्भ में देखते हैं, फिर राजस्थान के संदर्भ में इसको देखेंगे। तो सबसे पहली चीज लिखना, सूचना के अधिकार से संबंधित आंदोलन अरुणा राय ने, और यह ध्यान रखना ये कौन है, ये आईएएस हैं, ये राय ने ब्यावर के चांग गेट, देखा आपने चांग गेट, चांग गेट पे है, हाँ पूरा मार्केट वहीं से शुरू होता है, चांग गेट से, चांग गेट से प्रारंभ किया, बड़ा मार्केट है ये भी, चांग गेट से शुरू होता है, ठीक है, यहाँ से शुरू किया। और इन्होंने यहाँ पे जो पार्टी बनाई वो पार्टी का नाम याद रखना है, इन्होंने यहाँ जो पार्टी बनाई उस पार्टी का नाम है मजदूर किसान स्वतंत्र और मजदूर किसान शक्ति संगठन। इनके संगठन का नाम, इनके संगठन का नाम मजदूर किसान शक्ति संगठन था, मजदूर किसान शक्ति संगठन, था, ठीक है। तो इसीलिए सूचना के अधिकार अधिनियम की जो पिता है या जनक है वो किसको बोला जाता है, अरुण राय को बोला जाता है, ठीक है। सूचना के अधिकार का जो आंदोलन है वो कहां से शुरू हुआ था, ब्यावर से शुरू हुआ था, ब्यावर के चांगेट से, एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन है। और अरुण राय ने जो पार्टी बनाई थी, ये एक प्रश्न जो था पार्टी वाला, ये अभी फर्स्ट ग्रेड के अंदर कहीं ना कहीं पूछा गया था कि उनकी पार्टी का नाम क्या था, मजदूर किसान शक्ति संगठन था, ठीक है। उसके बाद हम राष्ट्रपति के संदर्भ में देखते हैं, 12 अक्टूबर 2005, 12 अक्टूबर 2005 को, 12 अक्टूबर 2005 को राष्ट्रपति ने इस अधिनियम पे हस्ताक्षर किए और ये क्या बन गया, कानून बन गया। 12 अक्टूबर 2005 को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद हाँ, मैं प्रधानमंत्री भी बताऊंगा और राष्ट्रपति भी बताऊंगा आपको, के बाद संपूर्ण भारत में, लेकिन ये एक जगह लागू नहीं हुआ, ये एक जगह लागू नहीं हुआ था, जम्मू कश्मीर में, ठीक है ना, संपूर्ण भारत में अब नहीं है, 2019 तक था हुआ ना, हाँ हुआ, जम्मू कश्मीर को छोड़कर, जम्मू कश्मीर के अलावा, ठीक है। तत्कालीन राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, हाँ जी, राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा,
एक बार ही तो रहे, वो राजेंद्र प्रसाद जी हैं। हाँ, इनका कार्यकाल लगभग कंप्लीट है, किस सरकार नहीं रहे। प्रधानमंत्री, ये भी हैं हमारे पास डॉक्टर मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह भी 2 बार प्रधानमंत्री बने, है ना। हाँ, ठीक है। अब सूचना के अधिकार के अधीन हम सारी क्या कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं। एक प्रपत्र आता है इसके अंदर, उस प्रपत्र में कितने रुपए का स्टाम्प लगता है, वो सारी चीज हम इस पे देखेंगे, ठीक है। कितना होता है, सबसे पहले बात करते हैं हम सूचना आयोग की, ठीक है। सूचना आयोग हमारे यहाँ पे 2 तरह के हैं, एक केंद्रीय सूचना आयोग है और एक राज्य सूचना आयोग है, ठीक है। हैं? ऐसा कुछ नहीं है, कहीं पे भी आप किसी भी सरकारी कार्यालय में एक ब्रांच होती है, हर ऑफिस में इनके लिए एक अलग से सेक्शन होता है जिसको बोला जाता है आरटीआई शाखा। केंद्रीय, वो जेएलएन का होगा, केंद्रीय सूचना आयोग। केंद्रीय सूचना आयोग कहाँ पर है, दिल्ली में है, ठीक है। बात करें हम राजस्थान सूचना आयोग, राजस्थान सूचना आयोग, यह है जयपुर, राजधानी जयपुर। और अगली है सूचना, सूचना शाखा कहां पर है, प्रत्येक सरकारी, हाँ प्रत्येक सरकारी, हाँ कार्यालय में, सब में ये आरटीआई शाखा होती है। अलग से इनको एक प्रभारी बना दिया जाता है, एलडीसी जो होता है वो बनता है। कई बार इसके अंदर एक विधि जो अधिकारी होता है, कानूनी जो अधिकारी होता है, उसको भी इसके अंदर अस्थायी रूप पे टेम्परेरी 2-2 साल के लिए यहाँ पे अपॉइंट कर देते हैं, हाँ ठीक है। फिर बात करते हैं, अब यहाँ पे जो सूचना आयोग में बैठता है उसको बोलते हैं मुख्य सूचना आयुक्त, यहाँ पे भी इसको बोलते हैं मुख्य सूचना आयोग, ठीक है। लेकिन उसकी नियुक्ति कौन करता है, इन सब में हेड ऑफ कौन होगा, मुख्य सूचना आयुक्त ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, केंद्रीय सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त एवं सदस्यों की नियुक्ति, एवं सदस्यों की नियुक्ति, एवं सदस्यों की नियुक्ति सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति, हाँ लेकिन अगर राष्ट्रपति थोड़ा ना करेगा, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से करेगा, से करेगा। देखिए ये जो सूचना आयोग है हमारे पास, ये संवैधानिक निकाय है, ठीक है। और पहले हमारे यहाँ पर ये कहते हैं कानून के द्वारा स्थापित है, तो संवैधानिक निकाय क्या होते हैं, जो संविधान में जिनके बारे में स्ट्रक्चर हो, और वैधानिक निकाय जो है कानून बना के। तो ये दोनों आपको याद रखना है, ये कैसे निकाय हैं, हमारे वैधानिक निकाय हैं, है ना। वैधानिक निकाय कानून के द्वारा स्थापित है, हाँ हाँ दोनों के दोनों कानून के द्वारा स्थापित, वैधानिक निकाय का दर्जा इनको, वैधानिक निकाय। केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग, क्योंकि राजस्थान के अंदर भी ये अधिनियम आया और विधानसभा ने इसको पारित किया था, ठीक है।
बहुत सारे, लेकिन आपके हैं नहीं ना वो उसमें। अगला है, इसी तरह से सेम टू सेम ये आएगा, लेकिन उसके अंदर हम क्या करेंगे, किसको लिखेंगे आप, राज्यपाल को लिख देंगे, ठीक है। हाँ, राज्य सूचना आयोग। अगर यहाँ पे मंत्री परिषद नहीं लिखा हुआ था तो क्या था, प्रधानमंत्री आता। और राजस्थान की बात करेंगे तो यहाँ पे अगर मंत्री परिषद नहीं आएगा तो क्या लिखा आएगा, मुख्यमंत्री है ना, ध्यान रखना। आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त एवं सदस्यों को राज्यपाल मंत्री परिषद, हाँ मंत्री परिषद की सलाह से नियुक्त करेगा, ऊपर नहीं लिखा क्या इसको, नियुक्त करेगा। अब अगर इनकी बात की जाए कि इनकी योग्यता क्या है, कि किसको ये अपॉइंट करेंगे ऐसे सूचना आयुक्त, तो इसके बारे में संविधान में कहीं लिखा नहीं गया है। केवल इसको क्या होना चाहिए, विधि की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, कानून के बारे में जानकारी होना चाहिए, इसकी अलग से कोई इंफॉर्मेशन हमको नहीं दे रखी। फिर बात करते हैं हम कार्यकाल की। सरकार से साथ जिसकी अप्रोच अच्छी है उसको बनाया जा सकता है, ठीक है। अगर बात करें कार्यकाल, है ना, अवधि। अगर बात करें अपन केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त, समझ के चलिएगा यहाँ पे ना, कितने साल के लिए होता है ये, 5 साल के लिए, ठीक है। 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक, 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक, 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक। लेकिन राज्य के अंदर नहीं है ऐसा, ठीक है। राज्य में जो है, राज्य सूचना आयोग का कार्यकाल कितना होता है, राज्य सूचना आयुक्त 5 वर्ष और 62 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक, पूर्ण होने तक। अब एक इंपॉर्टेंट बात है, होने तक वो आपको आपके हिसाब से इसमें लिखनी है। राज्य सूचना आयुक्त का जो सदस्य हो या अध्यक्ष हो, वो केंद्रीय सूचना आयुक्त में जा सकता है, ठीक है। लेकिन केंद्र का सूचना आयोग का जो सदस्य होगा वो राज्य चुनाव आयोग, सूचना आयोग में नहीं आ सकता। समझ गए आप। कुछ भी हो सकता है, और अगर 5 साल ही रहा और 65 नहीं हुई तो भी नहीं आ सकता है। ध्यान रखिएगा अब इस चीज के बारे में कि राज्य सूचना आयोग का अध्यक्ष और सदस्य केंद्रीय सूचना आयोग का अध्यक्ष सदस्य बन सकता है, लेकिन केंद्रीय सूचना आयोग का अध्यक्ष और सदस्य किसी भी राज्य का अध्यक्ष या सदस्य सूचना आयोग का नहीं बन सकता, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करते हैं कि क्या अवधि होती है, कैसे बात की जाती है, ठीक है। सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या है, आपको किसी भी विभाग से कोई भी सूचना चाहिए तो सूचना आयोग के निर्धारित आवेदन पत्र, आयोग के द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र में प्रस्तुत करनी होगी।
ठीक है। आवेदन पत्र में भरकर प्रथम अपील अधिकारी मतलब जिस शाखा से जानकारी चाहिए उस विभाग के अंदर जो आरटीआई होगी वहां आपको इसको प्रस्तुत करना है। जैसे अगर आपको नगर निगम से कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो आपको पहला जो लेटर आवेदन देना है वो कहाँ देना है, नगर निगम में देना है। नगर निगम वालों ने ये इंफॉर्मेशन नहीं दी तो फिर आप इसकी अपील कहाँ कर सकते हो, डीएलबी में कर सकते हो, जो इसका स्वायत्त शासन विभाग है। उन्होंने भी नहीं करी इसकी सुनवाई तो फिर आप कहाँ कर सकते हो, राज्य सूचना आयोग में की जा सकती है। ठीक है, तो पहली अपील जो होती है इसकी अपील कहाँ पर होती है, जिला सूचना कार्यालय जो हर शाखा के अंदर होता है। ठीक है, प्रथम अपील कर्ता को प्रस्तुत करनी होती है, प्रस्तुत करनी होती है। इस आवेदन पत्र के साथ आपको एक पोस्टल ऑर्डर लगाया जाता है, कितने रुपए का, 10 रुपए का, 50 रुपए का, 60 रुपए का या 100 रुपए का। अब ऑप्शन है आपके पास, बताओ। सही है, आवेदन और पोस्टल ऑर्डर ही देना है, कोई ऑनलाइन ऑफलाइन पेमेंट नहीं होगा, है ना। आवेदन पत्र के साथ भारतीय डाक सेवा का 10 रुपए का राशि रुपए 10 का पोस्टल ऑर्डर जमा कराना होगा। अब बताओ, किसी भी प्रकार की सूचना के लिए सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत कितना शुल्क लिया जाता है, 10 रुपए। लेकिन यह शुल्क माफ है किसको, जो बीपीएल धारी हैं, जो अंत्योदय योजना के अंदर जुड़े हुए हैं। ये केवल उससे अपर लेवल। अब उन गरीबों को क्या पड़ा है सूचना लेने के लिए, तो इन्होंने, उनको पता है सरकार को कि ये गरीब हमसे मांगेगा क्या, लिखना तो आता ही नहीं है इसको, तो उसको उन्होंने क्या कर दिया, फ्री कर दिया। हाँ, अब ये बीपीएल वाली बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि बीपीएल और अंत्योदय जो योजना वाले होते हैं उनके लिए इस तरह का कोई भी शुल्क उनसे नहीं लिया जाता, उनको फ्री इंफॉर्मेशन देते, लेकिन वो ले ही नहीं पाते, उनको क्या, उसको बिगाड़ खाता करना ही नहीं है किसी से। ठीक है, फिर जो भी सूचना आप मांगी जा रही है, अगर वो सूचना अनेक प्रतियों में है, अगर एक प्रति में होगी तो वो आपको 10 रुपए के साथ में भिजवा देंगे। ठीक है, लेकिन अगर वो अधिक प्रतियों में होगी तो वो उस पर आपको पर पेज कितने रुपए चार्ज करेंगे, 5 रुपए, 10 रुपए, 2 रुपए या 8 रुपए। 2 रुपए प्रति पेज क्या करेंगे, ये चार्ज करेंगे। अगर आपकी सूचना 10 पेज की होगी तो आपको इन 10 रुपए के अतिरिक्त कितने पैसे और जमा कराने होंगे, 20 रुपए जमा कराने होंगे। ठीक है ना। चाही गई सूचना प्रति पेज 2 रुपए, प्रति पेज 2 रुपए की दर से उपलब्ध करवाई जाती हैं, कितने भी पेज की इंफॉर्मेशन हो वो आपको 2 रुपए से दी जा सकती है। ठीक है। सूचना कौन मांग सकता है, कोई भी भारत का नागरिक, विदेशी नागरिक नहीं। ठीक है, सूचना प्राप्त करने वाले को आईटीआई आवेदन पत्र के साथ क्या देना पड़ता है, अपना एड्रेस देना पड़ता है, बिना एड्रेस के सूचना नहीं दी जाती है। और एक आपको आईडी प्रूफ देना पड़ता है, एक पहचान पत्र देना पड़ता है, जो कौन सा हो सकता है, आपका
पहचान पत्र एक ही है, आधार कार्ड आइडेंटिटी कार्ड नहीं है। ये बहुत बड़ी भ्रांति है। आपको पता है कोर्ट आधार कार्ड को एक्सेप्ट नहीं करती है, आप जानते ही नहीं है शायद। कोर्ट एक्सेप्ट करती है पहचान पत्र को। जो हमारा वोटर आईडी कार्ड होता है वो सबसे ज़्यादा वैल्यूबल होता है, वही सबसे ज़्यादा सबसे बड़ी पहचान है हमारे नागरिक होने की। आधार कार्ड हमारे नागरिक होने की पहचान नहीं है। हाँ, जो पहचान वोटिंग जो वोटर कार्ड होता है वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। चलो ठीक है, आप ये याद रखना, 10 रुपये और 2 रुपये। ठीक है, सूचना मांगने के लिए हमने आवेदन कर दिया। प्रथम अपील अधिकारी को कितने दिनों में सूचना जो हमको प्रोवाइड करनी है? 1 महीना, 2 महीना, 15 दिन, 10 दिन। ठीक है, अब देखो आप इसको, सूचना प्रदाता को सूचना प्रदाता अधिकारी को अपील के 30 दिन के भीतर चाही गई सूचना उपलब्ध करवानी होगी। चलिए भाई, हो गया। हमने एक आवेदन करा, आवेदन करने वाले ने हमको 30 दिन में सूचना उपलब्ध करवा दी, लेकिन हमने जो चाहा वो नहीं मिला। उसने क्या कर दिया, उसको घुमा फिरा के हमको इन्फॉर्मेशन दे दी। अब हम क्या करें, दूसरी एप्लीकेशन लगाएं? हाँ बिल्कुल लगाएंगे, लेकिन चाही गई सूचना के बाद अगर जो अपीलार्थी है, यानी जो सूचना का चाहे जाने वाला पर्सन है, वो अगर उस सूचना से संतुष्ट नहीं है तो वो कितने दिनों के अंदर दूसरी अपील कर सकता है? अगेन 1 महीना, 60 दिन, 90 दिन या फिर 45 दिन, है ना? तो इसमें आता है 90 दिन। ठीक है, हाँ ठीक है। उपलब्ध कराई गई सूचना से असंतुष्ट होने पर क्या हो जाएगा? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अधिकारी के तबादले से कुछ भी फर्क नहीं। वो अधिकारी की जो इंफॉर्मेशन तो डॉक्यूमेंट से संबंधित है ना, डॉक्यूमेंट से संबंधित ही होती है मेन तो। ठीक है, उपलब्ध कराई गई सूचना से असंतुष्ट होने पर अथवा सूचना उपलब्ध नहीं करवाए जाने पर, उपलब्ध नहीं करवाए जाने पर द्वितीय अपील प्रथम प्राप्त सूचना की दिनांक से, एक एक शब्दावली को ध्यान से समझ के चलिएगा कि दिनांक से दिनांक से 90 दिवस के भीतर आवेदन प्रस्तुत करना होगा। चलिए भाई, हमने सूचना मांगी, 30 दिन में हमको सूचना देनी है, लेकिन अगर जिससे हमने सूचना मांगी उसने हमको अगर 30 दिन के भीतर सूचना नहीं दी तो उसके ऊपर क्या कार्रवाई है? अगर कोई अधिकारी अपॉइंट किया गया कि भाई आपको जो आवेदन करता है उसको आपको सूचना देनी है और वो सूचना करने में देरी हो रहा कर रहा है, 30 दिन बीत जाने पर हर दिन उसके ऊपर 250 रुपए का जुर्माना लगेगा।
ठीक है, पहली बात तो ये सूचना, हाँ सूचना अधिकारी पर। दूसरा, सूचना अधिकारी पर 250 रुपये का जुर्माना लग तो गया, एक एक दिन का चलेगा, लेकिन कितना अधिकतम लगाया जा सकता है? मैक्सिमम जुर्माना कितना लगाया जा सकता है एक सूचना पे? 25,000 का। ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है, लिखिएगा। वो पहुंचा देते हैं भाई साहब, है ना। सूचना प्रभारी अधिकारी द्वारा सूचना देने में देरी होने पर होने पर 250 रुपये 250 रुपये शास्ति, शास्ति समझते हो? जुर्माना 250 रुपये शास्ति वसूला, हाँ वसूला जाएगा, ठीक है। यह जुर्माना अधिकतम कितना हो सकता है? अधिकतम 25,000 तक, वसूला जा सकता है, तक वसूला जा सकता है। 25,000 जो है अधिकतम जो है जुर्माना उसके ऊपर लग सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट तो हमारे पास आरटीआई का है, जो चार्ज है, शुल्क है, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बीपीएल के लिए निःशुल्क है, ये आपको इंपॉर्टेंट है। अब आगे लिखना, राजस्थान सूचना आयोग, उसकी स्थापना कब होती है, ठीक है, उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन लिखेंगे। अब धाराएं भी आएंगी इसमें, धारा 6 के अंतर्गत आती है ना। अच्छा एक और चीज लिखा ना, किसकी सूचना उपलब्ध नहीं कराई जा सकती है? बीएसएफ, ठीक है, 5-6 लोग हैं जिसकी सूचना हमको नहीं दी जा सकती, लिखिएगा इसके अंदर, बीएसएफ, आईटीबी, ठीक है, आरटीआई से मुक्त है, उनके बारे में लिखना, आरटीआई से मुक्त, हाँ मतलब इनसे संबंधित आप इंफॉर्मेशन नहीं मिल सकती है आपको। सबसे पहला है बीएसएफ, आईटीबीपी, बीएसएफ तो जानते हो आप, हाँ, आईटीबी, आईटीबीपी, हाँ ट्राइबल, तिब्बत वाली, हाँ बटालियन, ठीक है, हाँ सीआरपीएफ, ईडी, ईडी का छापा तो सुनते ही हो आप, है ना। ईडी ने छापा कहाँ मारा, क्या क्या मिला, ठीक है, हाँ, और सीबीआई, ये सारे के सारे मुक्त हैं, आप इनसे संबंधित किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन नहीं ले सकते हो, नहीं ले सकते हो ना आप, हाँ ले सकते हो, बताते हैं वो, लेकिन वो लिख के देते हैं कि हमको तो गुप्त मिला है, क्या कर लोगे? वो नहीं लिखते, वो रखते ही नहीं, वो सूचना रखते ही नहीं है इस तरह, क्योंकि नहीं तो आपको वापस वो भाई, उसके अलावा वो भी तो एविडेंस देते हैं ना कि ये देखो हमारे पास तो गुप्तदान आया, गुप्तदान आएगा तो फिर उसका कुछ नहीं किया जा सकता। नहीं सेना में नहीं ले सकते, सीआरपीएफ लिए ना, सेना में नहीं लेते वैसे जहां तक मुझे ध्यान है। हाँ ये लो, तीनों सेना, ठीक है। आदि लिखने वाला था मैं, ईसीटी लिखने वाला था वहां पे। भाई जो भी हमारे देश की सुरक्षा से संबंधित होंगे विषय, उनसे संबंधित आपको सूचना नहीं देंगे,
ठीक है। आर्मी का तो इतना स्ट्रॉन्ग उनका नेटवर्क होता है कि उनकी जो बटालियन जहाँ पे रहती है उसकी एक भी इंफॉर्मेशन बाहर नहीं आती है। प्रेस वालों को भी अलाउ नहीं होता बटालियन को अंदर जाने में। जैसे हमारे तो ये जितने भी सरेरा फरेरा ये रिपोर्टर होते हैं कहीं पे भी घुस जाते हैं, लेकिन नसीराबाद की छावनी में नहीं घुस सकते वो अंदर, उनको घुसने नहीं दिया जाता बिना परमिशन के। ऐसे नहीं है वो आज यहाँ पे इंटरव्यू लेने चले गए, आज उसका वीडियो, ऐसा नहीं हो सकता, बहुत टिपिकल होता है। ठीक है। अगला पॉइंट लिखना, राजस्थान राज्य सूचना आयोग। राजस्थान राज्य सूचना आयोग, सूचना आयोग। ठीक है। कब बना राजस्थान के अंदर, किस अधिनियम के तहत बना, ये तो आपको पता ही है। कहां पर है ये, जयपुर में है, ये तो आपको पता ही है। ठीक है। जयपुर, प्रधान कार्यालय जयपुर। ठीक है। स्थापना, आरटीआई, नहीं आरटीआई के अध्याय 4, अध्याय 4 के अंतर्गत, अध्याय 4 के अंतर्गत, सॉरी अध्याय 4 के अंतर्गत धारा 15 के तहत, अंतर्गत धारा 15 के तहत 18 अप्रैल 2006 को ठीक है 2006 में हुई है। अब ये तारीख आपको याद रखनी है। ठीक है 18 अप्रैल 2006 में, और इसने इसी समय कार्य करना प्रारंभ कर दिया अगले दिन से ही। ठीक है। हाँ, ऐसा नहीं जैसे हमारा महिला जो आयोग है, राज्य महिला आयोग, वो बना 1999 में, लेकिन उसने काम करना शुरू करा 2000 के अंदर। लेकिन ये जो है ये बना जिस साल है उसी साल इसने काम करना भी शुरू कर दिया। ठीक है। फिर बात करते हैं, फर्स्ट जो है रहे हैं हमारे मुख्य सूचना आयुक्त, प्रथम राज्य सूचना आयुक्त। प्रथम सूचना जो आयुक्त हैं वो कौन रहे हैं हमारे, एमडी कोरानी, एमडी को रानी, एमडी कोरानी। ठीक है। कार्यकाल कितना रहा है इनका, राज्य सूचना आयोग के जो मुख्य सदस्य होते हैं इनका कार्यकाल कितना होता है, कितनी उम्र तक, 65 वर्ष तक। इनकी अपॉइंटमेंट कौन करता है, राज्यपाल करता है, किसकी सलाह से करता है ना, हाँ मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह से करता है। ठीक है। वर्तमान में कौन है, वर्तमान राज्य सूचना आयुक्त कौन है भाई, मोहनलाल लाठर। मोहनलाल लाठर ये हमारे वर्तमान के अंदर जो है मुख्य सूचना आयुक्त हैं। ठीक है। कोई डाउट है तो पूछो। क्या चीज, रो, हाँ तो आदि लिखने वाला था, क्या तो रहा हूं मैं। आदि आपको जो भी मैंने बोला, जो भी राष्ट्रीय सुरक्षा के महत्व के संस्थाएं होंगी या विषय होंगे उस पर सूचना नहीं प्रोवाइड की जाएगी। आम जन वैसे तो आपके लिए अगर इन्होंने सूचना मांगी तो आपसे पूछा जाएगा पहले कि भाई वो सूचना मांग रहा है मैं दूं या ना दूं, और अगर आप मना कर दोगे तो वो सूचना नहीं दी जाएगी, क्योंकि संविधान के जो अधिकार है 19 और 21 के अधीन वो उसका उल्लंघन माना जाता है।
अगला लिखो, 2-3 लाइनें और लिख लो जो इंपॉर्टेंट आपके लिए। धारा 6, धारा 6, हाँ, सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया से है। जो मैंने पूरा लिखा दिया आपको, कौन सा आवेदन पत्र होगा, कितना पोस्टल ऑर्डर लगेगा, कितने पेज होंगे, शुल्क, है ना। धारा 6, सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया। सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया। कुछ सेलेक्टेड धाराएं हैं जो मैं बता रहा हूं आपको। देखना, धारा 8, धारा 8, धारा 8 इसे बोला जाता है, धारा 8, धारा 8 आदेश सूचना बोला जाता है इसको। समझा देता हूं मैं आपको। आदेश सूचना, आदेश सूचना मतलब सूचना नहीं देनी है, आदेश सूचना, ठीक है। सूचना प्रकट किए जाने से छूट, सूचना प्रकट किए जाने से छूट, छूट, ठीक है। ये इसमें आ जाती है, ठीक है। 19 अपीलीय प्रावधान, ये भी मैंने आपको बता दिया है। धारा 19 अपीलीय प्रावधान कितने दिनों में हो सकती है? 90 दिन में, है ना, अपीलीय प्रावधान। और अंत में सूचना कहां से मांगी जा सकती है? लास्ट में, है ना, केंद्रीय। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राज्य में सूचना आयोग का जो स्ट्रक्चर है वो कितने स्ट्रक्चर का? त्रिस्तरीय है। केंद्र स्तर पर, राज्य स्तर पर और जिला स्तर पर, ये 3 स्तर पे चलता है, ठीक है। मेन जितनी चीजें थी वो सारी मैंने आपको करा दी यहाँ। एक बार देख लीजिए आप पूरा, कहाँ से हमने शुरू किया था, यहाँ से हमने देखा। इसमें तो कुछ बस समझाने की कोई ज़रूरत है ही नहीं, आपको बस ये याद रखना है, ठीक है। सबसे बड़ा कौन होता है, मेन काम क्या होते हैं इनके, वो देख लीजिएगा। पुलिस प्रशासन, कानून, और ये लॉ एंड ऑर्डर याद रखिएगा आप। सूचना का अधिकार अधिनियम जो है, ये इसकी आधारशिला सबसे पहले कहाँ रखी गई है? स्वीडन में रखी गई है। तो ये हमने कहाँ से ग्रहण किया है? स्वीडन से ग्रहण किया है, ठीक है। भारत में सूचना के अधिकार की सबसे पहली मांग किसने करी थी? अरुणा राय ने करी थी, ठीक है। कहाँ से करी थी? ब्यावर में करी थी, ठीक है। इनके संगठन का नाम आपको याद रखना है। सूचना का अधिकार अधिनियम बना कब? 12 अक्टूबर 2005 में बना था, ठीक है। उस समय तत्कालीन राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री आपको याद रखना है, ठीक है। सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। और स्टेट में कौन करता है? गवर्नर करता है। कार्यकाल कितना है? केंद्र में कितना है? 5 साल और 62 साल। राज्य में कितना है? 5 साल और 62 साल तक है। प्रक्रिया में आपको एक आवेदन पत्र भरना है जो निर्धारित फॉर्मेट सबके लिए कॉमन है। कितना शुल्क है उस पर? 10 रुपए का। और प्रति पेज सूचना की दर कितनी है? 2 रुपए की, ठीक है। और अपील करने में सूचना कितने दिनों में उपलब्ध करवानी है? 30 दिन में। वो सूचना अगर हम संतुष्ट नहीं है तो हम कितने दिन में अपील कर सकते हैं? सूचना मिलने के बाद, है ना, ध्यान रखना, प्रथम प्राप्त सूचना की दिनांक से, हाँ, वहां से उसके 90 दिन है हमारे पास, हाँ, ठीक है। और अधिकारी अगर सूचना नहीं उपलब्ध करवाता है 30 दिन के भीतर, तो 31वें दिन पे कितना जुर्माना लगेगा? 32वें दिन पे 500 रुपए, ठीक है, ध्यान रखना। और जुर्माना अधिकतम कितना लगाया जा सकता है? 25,000 रुपए। बाकी इनको मुक्त रखा गया है। राजस्थान में सूचना आयोग की स्थापना कब होती है? 18 अप्रैल 2006 को। आरटीआई के कौन से अध्याय के तहत होती है? 4। कौन सी धारा के तहत होती है? 15। पहले कौन थे? एमडी कोठारी। और अभी वर्तमान में कौन है? मोहन लाल लाठर।
तो यहाँ पे हमारा जो है कंप्लीट हो जाता है ये टॉपिक, ठीक है।